हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। काफ़ी दिनों बाद हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है। एंड जैसा कि आप सब लोग जानते हो, आप सब लोग रिकमेंड कर रहे थे कि सर जो है सिलेबस के टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यूज हैं उनको करवाया जाए। तो मैं आपको सबसे पहले टॉपिक जो है वो ब्रीफ कर देना चाहता हूँ। किस पार्ट में, साइंस के किस पार्ट में, पार्ट इन द सेंस जैसे बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गई एंड फिजिक्स हो गया। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं कि ये जो पार्ट्स है जैसे बायोलॉजी है, फिर आपका केमिस्ट्री है, ठीक है, एंड फिजिक्स है, तो इसमें कितने कितने टॉपिक हैं और उन उन टॉपिक से क्या क्या एमसीक्यूज बनेंगे। मैं एक एक टॉपिक पे प्रॉपर जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे उतनी मैं कोशिश करूंगा मैं आपको ले आके समझाऊं, कराऊं। सिर्फ कराने से मतलब नहीं है कि मैंने आपको एमसीक्यू दे दिया, आपने उसका आंसर रट लिया, काम खत्म हो गया। ऐसे मैं नहीं कराने वाला हूं। मैं आपको बताया हूं कि हम लोग कैसे पढ़ते हैं, पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। तो याद रखिए, अगर हमारा कोई भी एक भी वर्ड आता है, एक भी वर्ड आएगा, तो उस वर्ड का ओरिजिन कहां से है, उसकी एंडिंग कहां पे होगी, मतलब फुल उसकी मूवी आपको दिखा दी जाती है। ठीक है, सो आई थिंक आप लोग रेडी हो गए एंड आई होप आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा, बिकॉज आप लोग कई दिनों से इस चीज का वेट कर रहे थे कि सर ऐसे सीरीज जो है वो स्टार्ट कर दी जाए। बीच में कुछ मेरी जो तबीयत है वो थोड़ी सी खराब हो जाने के कारण लास्ट वीक में हम लोगों की क्लासेस प्रॉपर नहीं चल पाई थी, बट अभी सब कुछ सही है। और अब हम लोग प्रॉपर तरीके से एक एक टॉपिक पे एमसीक्यू प्रॉपर करने वाले हैं। एंड जो बच्चे हमारे साथ अभी तक ऐप में जुड़े हुए हैं, जो अभी देख रहे हैं, जो ऐप में जुड़े हुए बच्चे हैं, वो लोग भी यहां से जो एमसीक्यू मैं कराऊंगा उसके ऊपर मेरे आंसर बताने के पहले अपना आंसर वो तैयार रखेंगे। और एक एक शब्दों का जो ऑप्शंस होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन है और नीचे ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन ऑप्शंस का पोस्टमार्टम आपको आना चाहिए। कि मतलब अगर आपके सामने कोई नाम ले ले, सपोज एग्जांपल मैंने आपको बताया कि लिविंग वर्ड में अगर किसी ने नाम ले लिया सेल के बारे में, तो सेल अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसका पूरा पोस्टमार्टम आपको आना चाहिए। ह्यूमन बॉडी के बारे में अगर किसी ने किसी भी पार्ट का नाम ले लिया, जैसे हार्ट का किसी ने नाम ले लिया, किसी ने ब्रेन का नाम ले लिया, किसी ने, या ऑप्शन में ब्रेन का नाम आ गया या ऑप्शन में हार्ट का नाम आ गया, तो जब तक हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तक हमें उस एक एक चीज का पोस्टमार्टम करना है। सो याद रखिए, ये हमारी पोस्टमार्टम सीरीज होने वाली है, नए तरीके से चलने वाली है। एंड आई होप आप लोग इसको एंजॉय भी करेंगे और तरीके से पढ़ेंगे और अपनी एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते शुरू कर दीजिए। क्योंकि मैं इस एक एक टॉपिक को, ये भी हो सकता है कि इन पूरे टॉपिक्स को पढ़ाने में, जैसे ये बायोलॉजी का है, केमिस्ट्री का है एंड फिजिक्स का है, तो ये सारे टॉपिक्स को जो है पढ़ाने में वो मुझे काफी टाइम लग जाए। बट हमको इससे परेशान नहीं होना है कि किसको पढ़ाने में कितना टाइम लग रहा है। हमको ये करना है कि पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और डेटा खूब ज्यादा रखेंगे अपने पास। ठीक है, तो आपके लेवल में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं कराऊंगा, आपके लेवल से ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं कराऊंगा। ठीक है, तो एक बार अगर आप लोग रेडी हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेज देना, सर आई एम रेडी। और नेक्स्ट वीडियो से मैं और ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ढूंढ के लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा सा। आज हमारी वीडियो के अंदर क्वेश्चन कम ही हो पाएगा, लेकिन आपके सामने सिलेबस जो है वो ज्यादा डिस्कस किया जाएगा। देखिए, पहला लिखा गया है लिविंग वर्ड। अगर मैं बात करूं लिविंग वर्ड में, तो आपके सिलेबस के अंदर जो है, जो आपके सिलेबस के अंदर लिविंग वर्ड लिखा गया है, उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं आता। आप 6 to 8 एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपके कंप्लीट हो जाएगा ये लिविंग वर्ड। लेकिन मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन यहां से नहीं आएंगे, तो जो क्वेश्चन आएंगे वो कहां से आएंगे वो मैं आपको करवाने वाला हूं। उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए। अब ये लिविंग वर्ड में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे क्लासिफिकेशन आ जाता है, किस एनिमल का क्लासिफिकेशन जो होता है वो क्या है। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद आपका आ जाता है जो एनिमल क्लासिफिकेशन है, कितने तरीके से है, किसने किसने किया है, किस किस तरह से उसमें आते हैं सारे जानवर, जैसे जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं, एप्स होते हैं। ठीक है, फिर एम्फीबियंस होते हैं, इन लोगों का क्लासिफिकेशन में कौन कौन से आते हैं। तो सारा डेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसकी शुरुआत कहाँ होती है, अगर आप लिविंग वर्ड की बात करोगे, लिविंग वर्ल्ड की बात करोगे, तो याद रखिए इसकी शुरुआत जो होती है वो एक सेल से होती है।
इसकी जो सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो यूनिट है वो होती है सेल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है वो क्या होती है, वो सेल होती है। सो इसलिए लिविंग वर्ड की शुरुआत सेल से होती है और आज हम सेल के ही रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन बॉडी, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे पार्ट्स, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर सारे पार्ट्स होते हैं, कई सारे सिस्टम होते हैं, जैसे हमारा स्केलेटन सिस्टम हो गया, ठीक है, और स्केलेटन सिस्टम हो गया, इंडोक्राइन सिस्टम हो गया, बहुत सारे सिस्टम आए। इन सारे सिस्टम्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसी तरह से प्लांट लाइफ को हम पढ़ेंगे। जब हम ये दोनों पार्ट को पढ़ लेंगे फिर हम प्लांट लाइफ से रिलेटेड पढ़ेंगे। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका प्लांट लाइफ से रिलेटेड, जिसमें प्लांटों का जो प्लांट्स हैं इनका जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में हम लोग, इससे जो रिलेटेड एमसीक्यू आता है, हालांकि इससे ज्यादा एमसीक्यू आएगा नहीं, लेकिन इसके बारे में भी जो एमसीक्यू बनेगा उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड फूड के बारे में, फूड से रिलेटेड मैं आपको बताऊं तो फूड जो है वो दो तरह से आ जाता है। एक आ जाता है कि जिसमें जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसे हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और जो किसी के खाने के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जिसे हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। उससे इन दोनों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इनके यहाँ से जो एमसीक्यू बनेंगे उसको हम लोग देखेंगे। यूनिवर्स में नेचुरल फिनोमिना, जैसे कि नेचुरल फिनोमिना के अंदर जैसे आपका जो नेचुरल जैसे भूकंप हुआ, ठीक है, बिजली का गिरना, ये सब नेचुरल फिनोमिना में आते हैं। ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, कक्षा 6, 7, 8 में बुक में आपको नेचुरल फिनोमिना मिल जाएगा। और यहाँ से जो एमसीक्यू बनेंगे वो बहुत कुछ नहीं बनते हैं, मतलब ज्यादा बनते ही नहीं है। यहाँ से एमसीक्यू ऐसा नहीं बनेगा कोई टेक्निकल एमसीक्यू आपसे बन जाएगा, नहीं। आप अगर इसके बारे में थोड़ा भी पढ़े होगे तो आप अपने आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम प्लैनेट्स के बारे में देखेंगे। जो प्लैनेट्स है इसके बारे में हम पूरा देखेंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के बारे में देखेंगे। आवर कंट्री इट्स सरफेस नेचुरल रिसोर्सेस, देखिए हमारे देश में जो सरफेस है उसके बारे में हम देखेंगे। हालांकि ये जो टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो टॉपिक है ये ईबीएस के सेक्शन में अगर आप पढ़ोगे तो आपका साइंस का अपने आप तैयार हो जाएगा, क्योंकि साइंस में इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। इसकी सरफेस के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो सरफेस के ऊपर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं या कौन कौन से एटम्स पाए जाते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, यही सब पूछा जाता है। लेकिन जब आप ज्योग्राफी में इसको बारे में पढ़ोगे ना तो काफी ज्यादा डिटेल, वहां पे मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स आपको पहले ही बता दिए जाएंगे कि सरफेस पे क्या क्या मिलता है। उसके बाद की जो चीजें होंगी वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हालांकि इसके एमसीक्यू सारे के सारे डिस्कस करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम लोग देखेंगे, इसकी जो एमसीक्यू होंगे वो भी देखेंगे। एंड फिर लास्ट हमारा होगा फूड एंड क्रॉप। तो ये है बायो के टॉपिक्स जिसके एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री के देख लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर सिलेबस के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। तो भैया देख लो, सिलेबस यही है। केमिस्ट्री के अंदर मैटर है, उसके बाद है द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, फिर है मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। ठीक है, तो इतनी चीजों का हमें देखना है केमिस्ट्री के अंदर पहले टॉपिक में, जिसमें हम मैटर के ऊपर एमसीक्यू देखेंगे, एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सबसे ज्यादा चांस है केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन बनने का। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रेडियो एक्टिविटी, गैसेज एंड लिक्विड। उसके बाद सबसे ज्यादा चांस होता है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से जरूर एक क्वेश्चन आएगा, ये आप गारंटी ले लो मुझसे, हाइड्रोकार्बन से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। फिर केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर भी एमसीक्यू देखेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसके ऊपर भी एमसीक्यू देखेंगे। एंड फोटोसिंथेसिस इसने स्पेशल दे रखा है। हालांकि जब आप फूड के अंदर पढ़ोगे ऑटोट्रॉप्स तो वहां पे फोटोसिंथेसिस आपको इसके एमसीक्यू जरूर वहां पे भी दिखने को मिलेंगे। और चूंकि केमिस्ट्री के पार्ट के अंदर इसने स्पेशल दे रखा है तो यहां भी हम जो इसके एमसीक्यू हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है फिजिक्स, जहां से लास्ट ईयर में 50% क्वेश्चन आए थे। फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है जहां से लास्ट ईयर जो है वो 50% क्वेश्चन आए थे। तो आप फिजिक्स के अंदर क्या क्या है सिलेबस के अंदर, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी है, तो मोशन इसने लिख दिया, इसका मतलब सब कुछ पढ़ना है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी, स्पीड, सब पढ़ना है, इसमें कुछ छोड़ना ही नहीं है। फिर देखो इसने और भी डिफाइन करके लिखा है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एक सरल रेखीय गति होती है और एक सरल रेखीय गति, जैसे स्ट्रेट लाइन लिखा गया है। ठीक है,
यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक समान गति और असमान गति, इन दोनों के बारे में पढ़ना है। लेकिन वो कैसी होगी, वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग में होगी। मतलब हम स्ट्रेट लाइन पे जो एक समान गति होगी उसके बारे में पढ़ेंगे, और स्ट्रेट लाइन पे जो असमान गति होगी उसके बारे में एमसीक्यू हमें देखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई कर्व्ड सरफेस पे हमें मोशन स्टडी करनी है, नहीं, हमें स्ट्रेट लाइन के ऊपर स्टडी करनी है। एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वेलोसिटी, यहाँ पे जो है वो ग्राफ के बारे में आपसे पूछा जाएगा। डिस्टेंस, टाइम एंड वेलोसिटी का जो ग्राफ होगा उसके बारे में ये लोग पूछेंगे। फिर दिया गया द आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्लास 9th के एक ही चैप्टर से ये चारों टॉपिक हैं। याद रखिए क्लास 9th का जो मोशन का चैप्टर है उसमें अगर आप पढ़ लोगे तो ये चारों आपके कवर हो जाएंगे। फोर्स एंड मोशन, इनर्शिया, momentum, force and acceleration, action and reaction forces, elementary idea of conservation of momentum and conservation of energy, simple machine। तो इसके एमसीक्यू, इतने एमसीक्यू जो है वो हमें देखने हैं। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट सिलेबस। अगर आपको नहीं अभी तक पता है तो आप लोग ये सिलेबस जो है देख सकते हैं, और इसकी एमसीक्यू की सीरीज शुरुआत होगी आज से एंड एंड होगी, किसी दिन तो एंड होगी ही। आपको वीक में 3 वीडियो मिलेंगी, कम से कम 15 एमसीक्यू कराए जाएंगे विथ फुल पोस्टमार्टम। याद रखिए कम से कम बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 30 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको 15 तो मिलने ही मिलने हैं और उसकी फुल पोस्टमार्टम मिलने हैं। ठीक है, तो रेडी रहिए इस चीज पे। अगला दिया गया है, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने व्हाट्सएप से इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और अपनी पोस्ट नहीं भेजी है तो आप लोग भेज दीजिए, जिससे आपको व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, जहां पे आपको आसानी से केबीएस से रिलेटेड जब भी वैकेंसी निकलेगी या जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड याद रखिए हमारे साथ अभी तक 900 प्लस स्टूडेंट ऐप के ऊपर ज्वाइन कर चुके हैं। कौन सा कोर्स में? केबीएस पीआरटी कोर्स में। अब आप कहोगे सर क्यों ज्वाइन किए हैं? क्योंकि ये कोर्स हमने टू द पॉइंट एंड टू द सिलेबस डिजाइन किया है। ठीक है, और कंपेयर करने के बाद ये बच्चे जुड़े हैं, ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट बस ऐसे आए और जुड़ गए हैं, ये बहुत जगह कंपेयर किए हैं फिर जुड़े हैं। इनको डेमो क्लासेस अगर आपको देखनी है, अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हो तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको डेमो क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप पे मिल जाएगी। एंड चैनल के ऊपर भी डेमो क्लासेस की वीडियोज हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। याद रखिए ये जो 900 हैं ये 300 प्लस वीडियोज को देख के अपनी नोट्स बना रहे हैं। जैसे ही केबीएस की वैकेंसी आएगी उसमें ये फिर एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे हमारे साथ, और ये जो एमसीक्यू चल रहे हैं उसमें ये बच्चे अपना टॉपिक पढ़ पढ़ के और फिर यहाँ पे आके एमसीक्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं आप इन 900 से पीछे ना रह जाइए। आप ये सोचिए कि जब वैकेंसी आएगी तब हम ज्वाइन करेंगे तो भैया तब आप 300 वीडियो पढ़ोगे या एमसीक्यू करोगे, तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाएगा, क्योंकि वो 3 महीने के अंदर पेपर हो जाता है। अगर आप एक महीने में भी 100 वीडियो खत्म करते हो तो इसका मतलब एक दिन में 3 घंटे आप पढ़ रहे हो, 3 वीडियो देख रहे हो, तब जाके एक महीने में 3 महीने में वो 300 वीडियो खत्म होगा। और अगर आप 300 वीडियो खत्म करोगे तो हमारे साथ एमसीक्यू के सेशन में कब ज्वाइन करोगे? तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा अभी जाके डेमो क्लासेस लीजिए और फटाफट अपने आप को इनरोल कराइए, बिल्कुल बेहतर कोर्स के अंदर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आज के एमसीक्यू के ऊपर, जो कि सेल से रिलेटेड है और आपको आंसर करना है जल्दी जल्दी, क्योंकि हम लोग इसके पूरे पोस्टमार्टम को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला लिविंग वर्ड का सेल का एमसीक्यू है, जिसमें लिखा गया है नेम ऑफ ऑर्गेनल which serves as primary packaging area of molecules that will be distributed throughout the cell। इसको will है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, बट आप लोग सही से देखिएगा, सही से लिख लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो आंसर करना है आपको कि वो कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है सेल के अंदर, सेल के अंदर कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो क्या करता है, प्राइमरी पैकेजिंग एरिया ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट ऑफ द सेल, जो पूरे सेल के अंदर पैकेजिंग यानी कि जो प्राथमिक पैकेजिंग होती है उसके रूप में कार्य करता है, मतलब सबको पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, खाने को पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस तरह का कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसके बारे में ये बात परफेक्ट है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन है आपके सामने, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्जी एपैरेटस, वैक्यूल्स।
जल्दी से बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे देखो, ऐसे एक सेल होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। और ये जो सारे पार्ट हैं, ये जो सारी चीजें दिखाई गई हैं, ये आपके यहाँ पे मिलती हैं। एंड याद रखिए, मैं मेरा एक क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, आपका होमवर्क है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एनिमल बॉडी में नहीं पाया जाता। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एनिमल बॉडी में नहीं पाया जाता, या आप कह सकते हो ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो एनिमल बॉडी में नहीं पाया जाता, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यही क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछा जाए तो ये पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो प्लांट बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। आप ये बताओ कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो प्लांट बॉडी में पाया जाता है। आप होमवर्क है आपका, जैसा आप लोग टेलीग्राम के ऊपर भेजते हो, फिर इसको आपको भेजना है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो प्लांट बॉडी में पाया जाता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो देखिए, इसका आंसर होगा गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस जो होता है, ये सेल के अंदर किसी भी मैटर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर करने का काम करता है। अब अगर हम बात करें गोल्जी एपरेटस के बारे में, तो थोड़ी बहुत चीजें आपको जाननी जरूरी हैं गोल्जी एपरेटस के बारे में। याद रखिए, गोल्जी एपरेटस जो होता है, इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम डिस्टियोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टियोसोम बोलते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है, पहली चीज तो आपको ये जानना है, ये जो है इट इज नोन एज डिस्टियोसोम, आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये लोग, ठीक है। काम क्या होता है, ये ट्रांसफर करता है किस चीज का, मैटर का। कहां से कहां तक ट्रांसफर करता है, तो किसी भी एक प्लेस से वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, ठीक है। तो ये हो गया गोल्जी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए, याद रखिए। गोल्जी बॉडी के नाम से भी जाना जाता है, गोल्जी एपरेटस के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में आप जानिए। याद रखिए, इसे एक और नाम से जाना जाता है ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल मतलब सेल के अंदर जो कुछ भी होगा, मान लो ये सेल है और ये जो है वो गोल्जी है, तो इसके अंदर जो भी कुछ होगा उस सब चीज का पता लगाने का काम कौन करता है, ये जब कोई भी आदमी यहाँ पे सेल के अंदर, मान लो बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, सेल मान लो एक तरह की संस्था है जैसे कि केबीएस है, ठीक है। केबीएस है उस तरह की एक संस्था है सेल जो है। अब इसके अंदर कोई भी अपने ट्रैफिक से भटक जा रहा है, कोई सिग्नल को तोड़ रहा है, कोई उसका रूल तोड़ रहा है, तो उन सबको इंडिकेट करने का काम कौन करता है, तो गोल्जी जो होता है, जी से आप याद कर सकते हो जीनियस, और जो जीनियस होगा वही सबको बताने का काम कर सकता है कि तुम अपने रास्ते से भटक गए हो। और रास्ते से भटकने पे रास्ते में कौन मिलता है, ट्रैफिक पुलिस मिलती है। देन आप याद कर सकते हो इस तरह से कि गोल्जी बॉडी जो है उसका एक और नाम है, या वो एक और नाम से जानी जाती है ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। एंड गोल्जी बॉडी को काम जो है वो है मैटर का ट्रांसफर करना एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस तक, और इसके एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं डिस्टियोसोम, ठीक है। तो इस तरह से गोल्जी के बारे में जितनी नॉलेज होनी चाहिए उतनी मैंने आपको बता दी। अब देखिए, इसमें एक ऑप्शन आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में आपको पता होना भी चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर हम बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर हम बात करें, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये स्पेशली इसी के अंदर, जो आपने सुना होगा ना सेलुलर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के सेक्शन में जब आप पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, तो यहीं पे होता है। याद रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन जो, जैसे कि हम लोग, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ये भी याद रखिए, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये होता क्या है सेलुलर रेस्पिरेशन, तो जब हम ग्लूकोज को तोड़ रहे होते हैं, जैसे जब आप सांस लेते हो, तो चूंकि बॉडी के अंदर ग्लूकोज जाता है और जब हम सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। ऑक्सीजन जब ये इससे मिलता है तो ये बनता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 H2O, एंड याद रखिए ये बनता है एटीपी। अब इसे क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
एटीपी के निर्माण कैसे होता है दोस्तों, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ जब फॉस्फेट मिलता है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। अब ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ये 686 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि जब ग्लूकोज किसमें टूटे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी में, और साथ ही हमें एनर्जी मिले, वो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर हो गया। एंड ये जो क्रिया होती है एटीपी का बनना या सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है बेसिकली दो साइकिल से होकर गुजरता है। एक को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस साइकिल, एक को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस साइकिल, ठीक है, और दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा यहीं से, वो जो आपने पढ़ा होगा 36 एटीपी, आप बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, 36 एटीपी प्लस 2 एटीपी, ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही दो साइकिल हैं जो हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन में चलती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कभी कभी क्या होता है, जैसे जो लोग दौड़ रहे होते हैं, जो क्रिकेटर्स होते हैं या जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो जब दौड़ते हैं तो उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी आती है भाई, इसीलिए तो हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो उस समय हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है, और उसे बोलते हैं कि ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की कमी आती है। तो इन दोनों साइकिल को जब डिटेल में आप पढ़ोगे तो आपको ज्यादा नॉलेज पता चलेगी कि इसमें क्या है और क्या क्या इसमें पता चलता है। तो बहुत बेसिक सी चीज समझिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसी के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, एंड इसे पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए, इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, हालांकि बताने के लिए प्लास्टिक्स भी बता सकते हैं, वैक्यूल्स भी बता सकते हैं, बट चूंकि मैंने आपको एक होमवर्क भी दे रखा है तो आप लोग होमवर्क के बारे में जब सोचेंगे, अभी मैं इन दोनों को बताऊंगा तो आपका होमवर्क जो है वो सब पता चल जाएगा, इसलिए मैंने नहीं बताना है। आपको बताना है कि क्या है प्लास्टिक्स एंड वैक्यूल जो है वो क्या है, इन दोनों के बारे में आप लोग बताएंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल, सेल का जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसके बारे में बताना है, उसका क्या नाम होता है, जो सेल की सबसे बाहर की परत होती है या सबसे बाहर की सीमा होती है, उसे किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन है आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होना चाहिए यहाँ पे, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होना चाहिए, एंड नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसको आप लोग बताइए जल्दी से कि क्या कौन सी बाउंड्री है या कौन सी परत है जो सेल के सबसे आउटर मोस्ट परत के नाम से जानी जाती है। तो बहुत सारे लोगों का आंसर भी आ गया है। तो याद रखिए, जो सेल होता है, सेल का जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। बट यही जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसी का एक और नाम है, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर दो पार्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपको अगर बात किया जाए कि जो प्लाज्मा होता है या प्लाज्मा के अंदर दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, जिसे प्रोटोप्लाज्म जो बोलते हो आप लोग, वो दो पार्ट में कैसे बनता है, वो बनता है एक साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इन दोनों के बारे में क्या डिटेल है वो हम आगे बताएंगे, जैसा कि नाम में आपने दूसरा ऑप्शन साइटोप्लाज्म देखा है, इन सब का भी डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसी को हम आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, ठीक है, इसका काम जो होता है वो किसी भी सेल के लिए, जैसे मान लो अगर एक सेल है ये और एक सेल ये है और एक सेल ये है, मान लो बॉडी के अंदर इस सेल का डिवीजन हो रहा है। देखिए, जब सेल के डिवीजन का नाम लिया जाए, बहुत ध्यान से समझिएगा, सेल डिवीजन का जब नाम लिया जाए तो इसका मतलब होता है उस सेल का बढ़ोतरी हो रही है, वो सेल जो है वो और लोगों में बढ़ रही है या अपनी तरह से और सेल को डेवलप कर रही है। तो याद रखिए, इस केस में क्या होता है, इसको बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो चूंकि ये जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो सेल के ऐसे किनारे किनारे होगी, सेल के किनारे किनारे होगी, जो झिल्ली होगी, ठीक है। अब ये झिल्ली क्या करती है, दो काम करती है। एक तो जो
चीजें जरूरत नहीं होती हैं सेल के अंदर जाने के लिए, उसको ये जाने नहीं देती है। दूसरा ये क्या काम करती है, एक पारेगम में झिल्ली की तरह काम करती है। दूसरा काम ये करती है कि जो चीजें सेल को आवश्यकता होती है, सेल को जिस चीज की नीड होगी, जैसे मान लो कि आपके अंदर भूख लगी है, आपको जरूरत है खाने की, तो खाना किस रास्ते से जाएगा, मुंह से जाएगा ना। तो सेल के अंदर जिस चीज की जरूरत होगी उसको अंदर ले जाने का काम कौन करता है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो करती है, इसका ये काम होता है। अब सवाल आता है कि सर ये बनी कैसे होती है, तो याद रखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये तीन चीजों से बनी होती है, प्रोटीन, फैट एंड लिपिड्स। याद रखिए, प्रोटीन, फैट एंड लिपिड किससे बनी होती है, प्रोटीन, फैट एंड लिपिड से बनी होती है। ठीक है, अब सवाल आता है कि किस तरह की प्रोटीन से बनी होती है, किस तरह के लिपिड से बनी होती है, तो याद रखिए ये फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। किससे बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। हालांकि इतना डिटेल में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, लेकिन अगर आपको आपके साथ एग्जामिनर को मजाक करने का मूड हो गया तो वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो उसके अंदर जो लिपिड पाया जाता है या वो जिस लिपिड से बनी होती है उसका नाम क्या होता है, तो फॉस्फोलिपिड्स है। ठीक है, और प्रोटीन कैसा है, तो लाइपोप्रोटीन के नाम से बनी होती है। किस नाम से, लाइपोप्रोटीन के नाम से ये बनी होती है। क्लियर हो गया इस तरह से, और इसका काम मैंने आपको बता दिया। और याद रखिए इसका दूसरा एक और काम होता है कि अगर मान लीजिए ये दो सेल हैं एक दूसरे से सटी हुई, तो इन दोनों को अलग करने का, ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन टू सेल, डिफरेंशिएट बिटवीन टू और मोर सेल, उन दोनों सेल के बीच में, जैसे जरूरत नहीं है मान लो ये सेल जो है वो अलग काम कर रही हो, ये सेल अलग काम कर रही हो, अगर इनके बीच में मेम्ब्रेन ही नहीं होगी, झिल्ली ही नहीं होगी, तो पता कैसे चलेगा कि ये वाली सेल अलग काम करती है और ये वाली सेल अलग काम करती है। तो डिफरेंशिएट पैदा करने के लिए ये मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल के चारों तरफ पाई जाती है। तो दूसरा इसका काम ये है कि जो डिफरेंस होता है सेल्स के बीच में उसको बताने के लिए इसका काम होता है। तो सिंपल सी बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, मैं जितनी भी नॉलेज दे रहा हूँ आपको अच्छी लग रही होगी और आप जरूर नोट डाउन कर रहे होगे, भले ही आपको ये सारी चीजें आ रही हो, बट आई विल रिकमेंड कि प्लीज जरूर इनको नोट किया कीजिए, क्योंकि यहाँ से कितने सारे क्वेश्चंस अगर पूछे जाएं। अब यही बात है कि अगर मैं आपको एमसीक्यू ही पूछना शुरू करूं तो मैं तो यही पूछ सकता हूं ना कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन होता है उसका क्या नाम होता है, तो एक एमसीक्यू यहाँ पे बना। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड होता है उसका क्या नाम होता है, तो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड बना। मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि सेल के जो मेम्ब्रेन होता है उसका क्या काम होता है, तो खाने को अंदर पहुंचाना या जो भी उसकी नीड होती है सेल को उसके लिए अंदर पहुंचाना उसका काम होता है। मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि सेल मेम्ब्रेन का जो दूसरा काम होता है वो क्या होता है, तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा कहीं पे कि डिफरेंशिएट बिटवीन टू सेल, तो ये भी एक एमसीक्यू बन गया। तो भैया एक क्वेश्चन से मैं वैसे ही 5 एमसीक्यू दे रहा हूँ, अगर आपने 5 क्वेश्चन कर लिए तो 25 एमसीक्यू आपके तैयार हैं। और याद रखिए मैं एक क्वेश्चन से, ये तो सिर्फ मैंने एक ऑप्शन का पोस्टमार्टम किया तो 5 एमसीक्यू आपके तैयार हो गए हैं। मैं जब चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम करता हूं, जैसा कि मैं पिछले सीरीज में करते आया हूं, मैं ऐसे ही पढ़ाते आऊंगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन डजंट मैटर, नंबर ऑफ नॉलेज डजंट मैटर करती है। नॉलेज कितनी है वो मैटर करता है, और नॉलेज को नंबर्स में नहीं तौल सकते हैं। इसलिए पढ़ाई कीजिए, नोट कीजिए, नोट्स बनाते चलिए। और ये जो सेशन है अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो एक बार जरूर कमेंट में बताइए कि सर ऐसे ही चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, उस तरह से हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, सेल से जितने भी एमसीक्यू बनेंगे उसके सारे एमसीक्यू को करेंगे और उसके पोस्टमार्टम को करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अब मिलेंगे, क्योंकि आज ये वीडियो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था शुरू में, इसलिए थोड़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो एमसीक्यू हैं वो हम लोग करवाएंगे। लेकिन आपका होमवर्क है कि साइटोप्लाज्म के बारे में आपको बताना है, साइटोप्लाज्म, और साथ में एक और लिख लीजिए न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में आपको बताना है कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है और साइटोप्लाज्म क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होती है इसका क्या काम होता है इसको भी आपको बताना है। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जितने लोगों ने अभी तक हमें अपना व्हाट्सएप नंबर से इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज नहीं किया है वो लोग कर दें। जितने लोगों ने अभी तक कोर्स में अपने आप को एनरोलमेंट नहीं किया है वो लोग एनरोल कर लें। और इसी तरह की सीरीज के लिए वीडियो को एक बार लाइक जरूर ठोक के जाना। थैंक यू।